न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अंजलि दामनिया को एसीबी ने भेजा समन, मुंडे पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। नागार्जुन कोंडा के पवित्र बुद्ध अवशेष नई दिल्ली पहुंचे। बाकी बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, हेमा मालिनी का बड़ा बयान। तो खबरें विस्तार से। अंजलि दामनिया को एसीबी ने भेजा समन, मुंडे पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ शिकायत के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दामनिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। दामनिया को 2 दिन के अंदर अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया। बताया गया है कि दामनिया को सोमवार को महाराष्ट्र एसीबी से पत्र मिला, जिसमें उन्हें 2 दिन के भीतर अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। अधिकारी ने बताया है कि एसीबी के अधिकारी मुंडे के खिलाफ लगाए गए दामनिया के आरोपों के संबंध में पूछताछ करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि ने पिछली महायुति गठबंधन सरकार के दौरान कृषि विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तब धनंजय मुंडे राज्य के कृषि मंत्री थे। एसीबी के पत्र में दामनिया को मुंडे के खिलाफ शिकायत से संबंधित दस्तावेजों के साथ एसीबी के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। वहीं अगर अंजलि दामनिया 2 दिन के भीतर एसीबी के समक्ष उपस्थित नहीं होती हैं, तो यह माना जाएगा कि वह मुंडे के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। नागार्जुन कोंडा के पवित्र बुद्ध अवशेष नई दिल्ली पहुंचे। वियतनाम में अपने प्रदर्शन दौरे के दौरान मिले जबरदस्त आध्यात्मिक प्रतिसाद के बाद ये अवशेष भारतीय वायुसेना के विमान से भारत लौटे। 4 जून को इस पवित्र अवशेषों को राष्ट्रपति के काफिले के माध्यम से राजकीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत दिल्ली से वाराणसी के रास्ते सारनाथ ले जाया जाएगा। वहां इन्हें मूलगंध कुटी विहार में औपचारिक रूप से स्थापित किया जाएगा। इस यात्रा के साथ एक ऐतिहासिक अध्याय का समापन होगा, जिसमें भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानवता के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ किया गया। बता दें, वियतनाम के कई शहरों में 1 महीने तक आयोजित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी में 1.7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। यूपी के सारनाथ स्थित एक विहार में स्थापित पवित्र अवशेष 2 मई को ही ची मिन शहर पहुंचे थे। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वियतनाम में प्रदर्शनी के दौरान व्यापक आध्यात्मिक अनुभव के बाद ये अवशेष 2 जून की रात भारतीय वायुसेना के विमान से भारत लौट आए।
मैं आपको बताना चाहूँगा आपके 22 सालों के निर्माण द्वारा ये जाना गया और वापसी के दौरान राज्यपाल अधिकारी के नाम से अंदर खासतौर पर योजना प्रस्ताव ने इस कार्य के लिए भारत सरकार का विशेष धन्यवाद दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बागे बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, हेमा मालिनी का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट से 15 मई को कॉरिडोर को हरी झंडी मिली है, जिसके बाद राज्य सरकार कॉरिडोर बनाने के काम में लग गई है। न्याय ट्रस्ट का गठन भी कर दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका कई तरीके से विरोध किया और अपनी आपत्ति जताई। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपकर कॉरिडोर को लेकर विरोध भी दर्ज करा। स्थानीय लोगों में मौजूद सभी ने मांग की थी कि कॉरिडोर को ना बनाए और मुख्यमंत्री को समझाए। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि अब जाकर यहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद से क्यों नहीं मिलते हैं, उनको अपनी समस्या बताइए। इसी पर लोगों ने कहा है कि मथुरा के विधायक आते नहीं और सांसद का पता नहीं। वहीं बाके बिहारी कॉरिडोर परियोजना पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बाके बिहारी कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के आदेश दिए हैं। इससे सभी को फायदा होगा। हमारी बहुत अच्छी सरकार है जो सबको साथ लेकर फैसले लेती है। अब इसे किसी को नहीं रोकना चाहिए और इसके निर्माण को हरी झंडी देनी चाहिए। विपक्ष को भी इसका समर्थन करना चाहिए। राधे, मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के लिए। ये बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसा दिन ब दिन भीड़ बढ़ती है बांके बिहारी जी को देखने के लिए और देख नहीं पाते हैं, कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इसे बड़ा दुखी समाचार बार बार सुनने को मिलता है। आई वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट, बहुत दुखी थे हम कि क्या किया जाए। और फाइनली अभी हो गया है, तो इससे सबको फायदा ही होने वाला है। ये जो कॉरिडोर बनेगा तो बहुत फायदा होगा सारे दुकान वालों को, जो घर बना के बैठे हैं, जो रेंट में बैठे हैं, उन लोगों को भी सबका फायदा होने वाला है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, सबको कोई ना कोई भड़काते हैं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया, आपको भगा देंगे यहाँ से। ऐसा सब बोलना गलत बात है। ऐसा थोड़ी हमारे योगी जी करेंगे। हमारी सरकार जो है इतनी अच्छी सरकार है, सबको देखते हुए काम करते हैं। तो ये कॉरिडोर से सबका फायदा होगा, इंक्लूडिंग द गोस्वामी जो मंदिर का देखभाल करते हैं, मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, उनको भी फायदा है। प्लस जो आदमी लोग आएंगे देखने के लिए मंदिर को, तो उनको भी एक कंफर्टेबल एक दर्शन होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी मारपीट धक्का धुक्की में दर्शन क्या होता है। आप लोग कितने दूर दूर से आते हैं बांके बिहारी को देखने के लिए। तो पीसफुली आके बैठो, देखो, आंख बंद करके उनको स्मरण करो, और आपको जो बात करना है भगवान से वो भी बात करो। उतना तो टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बांके बिहारी जाते हैं ऐसा लगता है कि वो कुछ बैटल फील्ड युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए, मारा मारी धक्का धुक्की, छोटे छोटे बच्चे, औरत। मैंने बहुत कहानियां सुनी है, सब बहुत अच्छा नहीं है। इतना बड़ा दुखी हो जाती थी, क्या हो रहा है। अभी फाइनली ये हो रहा है, इसको होने दीजिए। होने के बाद आप सब लोग बोलेंगे कि हेमा मालिनी ने जो कहा है वो सही है, करेक्ट है। सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारे जितने भी साथी हैं, ये जो कॉरिडोर जो चाहते हैं, हमारी जनता भी वही चाहती है। ये बहुत बढ़िया होगा। इसको आप लोग हरी झंडी दीजिए, उसको स्टॉप मत करो। ये कोई ना कोई अपना दूसरे विपक्ष के लोग गड़बड़ करते हैं, उनका बात मत मानिए। आज इतने साल तक, पिछले 11 साल तक मोदी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, हमारी योगी जी कर रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। साथ दीजिए, दैट्स ऑल आई कैन से। प्लीज लेट बांके बिहारी जी बनने दीजिए, और बांके बिहारी भी खुश होंगे। ही विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी, बिकॉज उनको वो भी चाहते हैं लोगों को देखें ना, उनको कहाँ देखने को मिलता है। तो ये अच्छा कॉरिडोर बनेगा, सब मिलेगा। बांके बिहारी लाल की जय। बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का भोपाल दौरा संगठन सृजन अभियान का करेंगे उद्घाटन। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल का दौरा करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वह मिशन 2028 के लिए पार्टी की जमीनी स्तर पर मजबूती और आगामी रणनीतियों पर विचार विमर्श करेंगे।
इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार करने के मकसद से शुरू होने वाले संगठन सृजन अभियान का उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व सांसद सज्जन वर्मा ने सोमवार को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी थी। यादव ने कहा, हम मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकार में नहीं हैं। इस कड़ी में राहुल गांधी की यात्रा प्रदेश कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक साबित होगी। पूर्व सांसद सज्जन वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की भोपाल यात्रा के दौरान जाति आधारित जनगणना के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी की इस यात्रा के मद्देनजर कांग्रेस पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। पीएम मोदी ने सोमवार को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक आम बैठक और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया। IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट WATS 1 से 3 जून तक आयोजित किया जा रहा है। भारत में पिछली वार्षिक आम बैठक 42 साल पहले 1983 में आयोजित की गई थी। इसमें शीर्ष वैश्विक विमानन उद्योग के दिग्गजों, सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रतिनिधियों सहित 1600 से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। अपने संबोधन में उड़ान योजना की सफलता पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने इसे भारतीय नागरिकों उड़ान इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बताया है। थैंक यू। केंद्र में मेरे सहयोगी राम मोहन नायडू जी, मुरलीधर मोहोल जी, आयटा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन पीटर एल्बर्स जी, आयटा के डायरेक्टर जनरल विली वॉम्सी, इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आयटा की 81st एनुअल जनरल मीटिंग और वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट में मैं आप सब अतिथियों का भारत में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम 4 दशक बाद भारत में हो रहा है। इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट है, बल्कि पॉलिसी लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी है। आज भारत ग्लोबल स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस का एक उभरता हुआ लीडर है। पिछले 1 दशक में भारत की सिविल एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक उड़ान से आप सब भली भांति परिचित हैं। साथियों, ये समिट, ये डायलॉग एविएशन के साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट्स और इक्विटेबल ग्रोथ के शेयर्ड एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इस समिट में आप जो चर्चा कर रहे हैं, उससे ग्लोबल एविएशन को नई दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हम इस सेक्टर की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को टैप कर पाएंगे, उन्हें और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी
इंटर कॉन्टिनेंटल जर्नी केवल कुछ घंटों में तय कर लेते हैं, लेकिन 21st सेंचुरी की दुनिया के सपने हमारी इन्फिनिट इमेजिनेशन रुकी नहीं है। आज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्पीड पहले से भी कहीं तेज है, और हमारी स्पीड जितनी तेज हुई है, हमने उतनी ही डिस्टेंट डेस्टिनेशन को अपनी डेस्टिनी बनाया है। आज हम एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां हमारे ट्रैवल प्लान केवल धरती के शहरों तक सीमित नहीं है। इंसान आज स्पेस फ्लाइट्स और इंटरप्लेनेटरी यात्राओं को भी कमर्शलाइज करने, उसे सिविल एविएशन के लिए खोलने के सपने देख रहा है। ये बात सही है कि इसमें भी समय है, लेकिन ये बताता है कि आने वाले समय में एविएशन सेक्टर कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन का केंद्र बनने वाला है। भारत इन सभी संभावनाओं के लिए तैयार है। मैं इसका आधार भारत में 3 मजबूत पिलर्स के कारण बता रहा हूं। पहला, भारत के पास मार्केट है। ये मार्केट मात्र कंज्यूमर्स का समूह नहीं है, ये भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी का प्रतिबिंब है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए हमारे पास डेमोग्राफी और टैलेंट है। हमारे युवा नए दौर के इनोवेटर्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में ब्रेक थ्रू ला रहे हैं। तीसरा, हमारे यहां इंडस्ट्री के लिए ओपन और सपोर्टिव पॉलिसी इकोसिस्टम है। इन तीनों सामर्थ्य के दम पर हमें मिलकर भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारी उड़ान योजना की सक्सेस इंडियन सिविल एविएशन का एक गोल्डन चैप्टर है। इस योजना के तहत 15 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सस्ती एयर ट्रैवल की सुविधा मिली है। कई नागरिक पहली बार हवाई सफर कर पाए हैं। हमारी एयरलाइंस भी लगातार डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है। भारत और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर हर साल करीब 24 करोड़ यात्री, 240 मिलियन पैसेंजर्स हमारे यहां उड़ान भरते हैं। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा। और 2030 तक ये संख्या 50 करोड़ 500 मिलियन पैसेंजर तक पहुंचने की संभावना है। आज भारत में 3.5 मिलियन मैट्रिक टन सामान एयर कार्गो से ट्रांसपोर्ट होता है। इस डेकेड के अंत तक ये भी बढ़कर 10 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचने वाला है। साथियों, ये केवल आंकड़े नहीं है, ये नए भारत के पोटेंशियल की एक झलक है, और भारत अपने इस पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए फ्यूचरिस्टिक रोडमैप पर काम कर रहा है। हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा नायडू जी ने बताया, 2014 तक भारत में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 162 हो चुकी है। इंडियन कैरियर्स ने 2000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए हैं, और ये तो अभी शुरुआत है। भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐसे टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है जहां से उसे लंबी और सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। और ये उड़ान केवल भौगोलिक सीमाओं को पार नहीं करेगी,
बल्कि दुनिया को सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन मोबिलिटी और इक्विटेबल एक्सेस की दिशा में भी ले जाएगी। फ्रेंड्स, आज हमारे एयरपोर्ट्स की हैंडलिंग कैपेसिटी हर साल 500 मिलियन यात्रियों तक पहुंच चुकी है। भारत आज दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जो टेक्नोलॉजी के जरिए यूजर एक्सपीरियंस के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हम सेफ्टी, एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं। हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में निवेश कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स घटा रहे हैं। हम प्रोग्रेस और प्लेनेट की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर रहे हैं। साथियों, ये हमारे जो विदेशी अतिथि हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप डीजी यात्रा ऐप के बारे में जरूर जानिएगा। डीजी यात्रा ऐप डिजिटल एविएशन का एक उदाहरण है। ये फेशियल वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एयरपोर्ट एंट्री से लेकर बोर्डिंग गेट तक सीमलेस यात्रा का कंप्लीट सॉल्यूशन है। कहीं कोई पेपर, डॉक्यूमेंट्स, आईडी दिखाने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं भारत के ये इनोवेशंस इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बेहतर सर्विसेज देने के एक एक्सपीरियंस से ये कई देशों के काम आ सकता है। यह सिक्योर और स्मार्ट सॉल्यूशन का एक ऐसा मॉडल है जो ग्लोबल साउथ के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। साथियों, भारत के तेजी से एक्सपांड कर रहे एविएशन सेक्टर के पीछे एक और बड़ा कारण है कंसिस्टेंट रिफॉर्म्स। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसके लिए हम हर तरह से कदम उठा रहे हैं। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग घोषित किया है। इसी वर्ष हमने भारत की पार्लियामेंट में, जैसा नायडू जी ने अभी बताया, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल पारित किया है। इससे केपटाउन कन्वेंशन को भारत में कानूनी ताकत मिली है। अब एयरक्राफ्ट लीजिंग करने वाली ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत में नया मौका खुल रहा है। आप सभी को गिफ्ट सिटी में मिल रही छूट के बारे में भी जानकारी है। गिफ्ट सिटी के इंसेंटिव्स ने भारत को एयरक्राफ्ट लीजिंग का एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना दिया है। साथियों, नया भारतीय वायुयान अधिनियम हमारे एविएशन कानूनों को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप बना रहा है। यानी भारत में एविएशन सेक्टर के कानून सहज है, नियमों में सहूलियत है और टैक्स स्ट्रक्चर सरल है। इसलिए दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों के लिए भी भारत में निवेश के लिए एक बेहतरीन अवसर है। फ्रेंड्स, एविएशन सेक्टर में ग्रोथ का मतलब है नई उड़ान, नए रोजगार और नई संभावनाएं। एविएशन सेक्टर में पायलट्स, क्रू, इंजीनियर्स, ग्राउंड स्टाफ सभी के लिए नए मौके बने हैं। एक और नया सनराइज सेक्टर उभर रहा है, एमआरओ, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। हमारी नई एमआरओ पॉलिसी से भारत को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बना के इस दिशा में तेजी आई है। 2014 में भारत में 96 एमआरओ फैसिलिटीज थी। आज इनकी संख्या 154 हो चुकी है। 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूल, जीएसटी में कटौती, टैक्स रेशनलाइजेशन, ऐसे कदमों ने एमआरओ सेक्टर को नई ऊर्जा दी है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक भारत को $4 बिलियन का एमआरओ हब बनाना। साथियों, हम चाहते हैं कि दुनिया भारत को सिर्फ एक एविएशन मार्केट नहीं, बल्कि एक वैल्यू चेन लीडर के रूप में भी देखें। डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक
भारत ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन का इंटीग्रल हिस्सा बन रहा है। हमारी दिशा सही है, हमारी गति सही है, इसलिए हमें विश्वास है कि हम तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा आग्रह है, मेक इन इंडिया के साथ सभी एविएशन कंपनियां डिजाइन इंडिया भी करें। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर का एक और मजबूत पक्ष है उसका इंक्लूसिव मॉडल। आज भारत में 15% से अधिक पायलट महिलाएं हैं। ये ग्लोबल एवरेज से 3 टाइम्स ज्यादा है। दुनिया भर में कैबिन क्रू में महिलाओं की औसत भागीदारी लगभग 70% है। हमारे यहां 86% है। भारत के एमआरओ सेक्टर में महिला इंजीनियरों की संख्या भी ग्लोबल एवरेज से आगे बढ़ रही है। साथियों, आज एविएशन सेक्टर का एक और की कंपोनेंट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही हमने इसे फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन का एक टूल बनाया है। ड्रोन के जरिए हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर कर रहे हैं। इससे खेती में, डिलीवरी में, सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। साथियों, एविएशन में सुरक्षा को हमने हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। आईकाओ के ग्लोबल स्टैंडर्ड से भारत ने अपने नियमों को अलाइन किया है। हाल ही में आईकाओ की सेफ्टी ऑडिट ने हमारे प्रयासों को सराहा है। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट होना भारत के कमिटमेंट का प्रमाण है। भारत हमेशा ओपन स्काईज और ग्लोबल कनेक्टिविटी के समर्थन में खड़ा रहा है। हम शिकागो कन्वेंशन के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। आइए हम मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां हवाई यात्रा सभी के लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और सिक्योर हो। मुझे विश्वास है कि आप सभी एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाने के नए समाधान निकालेंगे। मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। एक्टर को भारी पड़ा एक बयान, कर्नाटक हाई कोर्ट ने माफी मांगने को कहा। एक्टर कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ जल्द ही थिएटर में दस्तक देने वाली है। इसी बीच एक्टर अपने एक बयान के चलते मुश्किलों में फंस गए। दरअसल कमल हासन ने बयान दिया है कि कन्नड़ भाषा तमिल से पैदा हुई थी। उनके इस बयान के बाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा, आप होंगे कमल हासन, लेकिन आप लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने इस मामले की सुनवाई की है। याचिकाकर्ता राजकमल फिल्म इंटरनेशनल की ओर से पेश हुए और दलील दी कि बयान एक अलग संदर्भ में दिया गया था। उन्होंने कहा, कृपया उस संदर्भ को देखिए जिसमें बयान दिया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा है, इसमें कोई माफी नहीं है। आप कमल हासन हो या कोई भी, आप जनता की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस देश का बंटवारा भाषाई आधार पर हुआ है। कोई सार्वजनिक हस्ती ऐसे बयान नहीं दे सकती है। कर्नाटक के लोगों ने आपसे सिर्फ माफी मांगने की मांग की। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिक्षा माफिया को बचाने के लिए फीस रेगुलेशन बिल छिपा रही है भाजपा। आपने मांगे पेरेंट्स से सुझाव। दिल्ली की भाजपा सरकार शिक्षा माफिया को बचाने के लिए प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन बिल छिपा रही है। लिहाजा आम आदमी पार्टी बच्चों के पेरेंट्स की आवाज बनेगी और इस बिल पर उसके विधायक जनता से रायशुमारी करेंगे। आतिशी ने कहा है कि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूलों ने बेलगाम तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। सभी प्राइवेट स्कूलों ने 20 से 80% तक फीस बढ़ा दी है। ऐसी स्विमिंग गतिविधि क्लासेस समेत तरह तरह के अतिरिक्त चार्जेस भी लगा दिए हैं। उधर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा है कि हर माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चे का भविष्य होता है, लेकिन जब स्कूल की फीस ही भविष्य पर बोझ बन जाए तो उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। अब दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद प्राइवेट स्कूलों की फीस बेकाबू हो गई। मैं दिल्ली वालों को, खास करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आई है
और आगे भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आएगी। आखिरकार चाहे वो चोर दरवाजे से कैबिनेट में लेकर आए, चाहे अभी तक किसी को कानून देखने नहीं दिया, लेकिन आखिरकार ये कानून दिल्ली विधानसभा की पटल पर पेश होगा और उस दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों की वोटों से चुने हुए 22 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी ने शायद दिल्ली के पेरेंट्स को धोखा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं देगी। हम पहले भी प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता की आवाज बनकर दिल्ली विधानसभा में रखेंगे। तो जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, एक कंसल्टेशन का, एक रायशुमारी का, माता पिता से, वकीलों से, एक्टिविस्ट से बात करने का, वो काम आम आदमी पार्टी का विधायक दल करेगा। आम आदमी पार्टी ने एक ईमेल आईडी बनाया है इस राय मशवरे की पूरी प्रक्रिया के लिए, fee.consultation.aap@gmail.com, fee.consultation.aap@gmail.com। मैं सभी उन पेरेंट्स से, वकीलों से, एक्टिविस्ट से आग्रह करना चाहती हूं कि जो भी इनपुट्स आप फी हाइक रोकने के कानून के लिए देना चाहते हैं, आप इस ईमेल एड्रेस पे भेजिए। अगर आप आम आदमी पार्टी के विधायक दल के सदस्यों से मिलना चाहते हैं तो कल से लगातार हमारा विधायक दल मीटिंग्स करेगा इस आने वाले फी हाइक के कानून पर, और जो भी पेरेंट्स हमसे मिलना चाहते हैं वो इस ईमेल आईडी fee.consultation.aap पर हमें ईमेल करें। हम आपको मिलने का समय ज़रूर देंगे। दिल्ली के जो भी लोग इस प्राइवेट स्कूल फीस के कानून पे राय मशवरा अपना देना चाहते हैं वो इस पे हमें ईमेल भेजें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और दिल्ली विधानसभा के पटल पर आपके सारे इनपुट्स, आपके सारे सुझाव रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है उसमें अमेंडमेंट भी मूव करेंगे। जैसे हम 10 सालों से दिल्ली के माता पिता के हक के लिए लड़ते आए हैं, चाहे आज हम विपक्ष में हों, फिर भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ दिल्ली के लोगों के हक में, बच्चों और माता पिता के हक में हम लड़ते रहेंगे। बढ़ती अगली खबर क्या, देश में कोरोना से 5 और मरीजों की मौत, 4000 से पार हुए सक्रिय मामले। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 5 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 4026 हो गई। जिन 5 मरीजों की मौत हुई है वे केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के। ये सभी मरीज पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय दिल्ली में 393, गुजरात में 397, कर्नाटक में 311 और केरल में 1416, महाराष्ट्र 494, यूपी में 138, तमिलनाडु में 215 और वेस्ट बंगाल में 372 कोरोना के मामले सक्रिय। कोरोना वायरस के नए मामले के बढ़ने की वजह NV 1.8.1 सब वेरिएंट है, जो कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन का वेरिएंट। बढ़ते अगली खबर क्या, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए कांगो रवाना हुए BSF के 160 जवान। अफ्रीकी देश कांगो इस समय बड़े पैमाने पर सशस्त्र संघर्ष से जूझ रहा है, इसीलिए यहाँ शांति बहाल करने के लिए BSF ने बड़ी जिम्मेदारी ली। BSF ने यूनाइटेड नेशन के शांति मिशन के तहत 160 सैनिकों के एक दल को कांगो भेजने का फैसला किया है, जिसमें 25 महिला सिपाही भी शामिल हैं। ये सभी सैनिक इस देश में शांति बनाए रखने के लिए काम करेंगे। सोमवार को BSF का यह दल कांगो के लिए रवाना हो गया। इस देश में विद्रोह के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसमें अब तक लाखों लोग विस्थापित हो चुके।
बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने शांति मिशन के लिए कांगो जा रहे 160 सैनिकों के इस दल से मुलाकात की। उन्होंने सैनिकों से कहा है कि वे जिस मकसद से विदेशी धरती पर जा रहे हैं वहां अपनी सेवा से देश और बीएसएफ के झंडे को हमेशा ऊंचा रखें। बढ़ते अगली खबर क्या, कुलदीप शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। हरियाणा के पूर्व विधानसभा स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने अपनी ही पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार का कारण भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि स्वयं कांग्रेस का कमजोर संगठन और नेताओं के बीच अपनी खींचतान है। शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने अब हरियाणा में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी खुद संभाली है, जिससे भविष्य में पार्टी को नई ताकत मिलने की उम्मीद है। कुलदीप शर्मा ने बिना किसी का नाम लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भी निशाना साधा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि पार्टी ने कुछ नेताओं को पूरी जिम्मेदारी सौंपी थी लेकिन हम नतीजे हासिल नहीं कर पाए। पहले राहुल गांधी का स्वागत है, वो हरियाणा में आ रहे हैं, लेकिन जिस लिए आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 11 वर्ष से हरियाणा में कांग्रेस का जमीनी संगठन नहीं है। उसके निर्माण के अनेकों प्रयत्न हुए, लेकिन नेताओं की खींचतान में संभव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी जो बेटर परफॉर्मेंस कर सकते थे, जीत सकते, वो दोनों संभावनाएं खत्म हो गई। इसलिए राहुल गांधी ने देखा कि ये नेताओं की खींचतान तो चलेगी, इसलिए पार्टी के जमीनी संगठन जिला और ब्लॉक स्तर के निर्माण हेतु उन्होंने जिम्मा अपने हाथ में लिया है और प्रत्येक जिला के अंदर ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए। 90 की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के कौन ब्लॉक प्रेसिडेंट्स होंगे, इसके लिए भी ऑब्जर्वर्स लगाए गए। 4 तारीख को आ रहे हैं, मुख्यतः कुछ नेताओं से बात करेंगे और ऑब्जर्वर्स को भी बुलाया हुआ है। तो उनका 2 घंटे का कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ और महत्वपूर्ण लोगों के साथ फिक्स है। अब वो राहुल गांधी नहीं है जो राहुल गांधी हुआ करता है। अब वो एक वेदर बीटन संघर्ष से निकले एक सशक्त प्रतिनिधित्व के मालिक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन है और बड़ी मजबूती से उनकी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंसेज रही हैं जब उन्होंने सरकार को घेरा है। तो अब राहुल जी संगठन के महत्व को पहचानते, पहले बहुत दिन तक नेताओं को ढील दी गई, लेकिन अब उन्होंने जिम्मा ठहरा है। ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी मदाखलत से, उनकी इंटरवेंशन से हरियाणा में एक मजबूत कांग्रेस का संगठन बन रहा है। ऑब्जर्वर की बात आप कर रहे थे, पीछे भी ऑब्जर्व करना लगाए गए, वहां पर काफी बयानबाजी हुई, एक दूसरे के खिलाफ गाली तक, हाथापाई तक की बात हुई करना पीडब्ल्यूडी में पिछली बार देखा गया। इस पर क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को देखिए पिछली बार कोई अच्छा एक्सपीरियंस पार्टी के लिए नहीं रहा। ऑब्जर्वर आए, उन पर आरोप लगे कि वो ऑब्जर्वर्स पार्टी के लिए निष्पक्ष नहीं थे, सबको एक आंख से नहीं देख रहे, इस प्रकार के आरोप लगे, या कुछ लोगों के द्वारा वो भेजे गए थे, ये भी आरोप लगे। एक प्रत्येक किसी एक ग्रुप के साथ उनका संबंध, उसके खिलाफ। देखिए बाबरिया जी का काल जो प्रदेश के प्रभारी थे, ऐसा रहा हरियाणा कि सरकार बनाने की अनंत संभावनाओं के पश्चात भी हम सरकार नहीं। 39% मतदान लेकर सिर्फ बीजेपी 0.85 नंबर से ज्यादा है, हम सरकार नहीं। हम बिना संगठन के ये 50.85 1% से कम कर सकते, इसको हम कवर कर सकते अगर संगठन हो। लेकिन जमीनी, फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इतना दम लगाया बिना किसी जिम्मेवारी के
कि हम इस परिस्थिति में पहुंचे कि हम सरकार बनाने के नजदीक खड़े। तो कुछ नेताओं की आपसी खींचतान मान लीजिए, सांठगांठ मान लीजिए, क्या हर तरह अनेकों आरोप लगे हैं। मैं उन आरोपों में नहीं जाना चाहता कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन परसेप्शन से पॉलिटिक्स चला करते हैं। परसेप्शन ये था कि कुछ लोग ये चाहते थे कि केवल 45 सीट आए। ऐसा एक हमारे एक लीडर ने बोला भी, उससे लोगों में बहुत बड़ा। अब जब संगठन का निर्माण हो रहा है, हमसे सुझाव मांगे जाएंगे, हम अपने सुझाव देंगे। हम चाहते हैं कि जमीनी स्तर के संगठन को सशक्त नेताओं के हाथ में राहुल गांधी जी सौंपे, जिनको संगठन की समझ हो, जिनका कांग्रेस का बैकग्राउंड हो, कोई पृष्ठभूमि हो, कोई जमीनी काम किया हो। अब क्या हुआ पार्लियामेंट में, आप अचानक एक आदमी को पैराशूट करा रहे हो और जीत की सभी संभावनाओं आपने उसी दिन तोड़ दिया। तो राहुल जी से निवेदन कर सकते हैं और उनको सुझाव भी दे सकते हैं, हमारे नेता हैं, और ये कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंटली ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जिसका जमीनी जुड़ाव। बहुत से लोग यहां घूमेंगे ऑब्जर्वर्स के सामने, वो यही बता देंगे गांव कितने हैं। शर्मा जी, एक चीज एक आपने कही है कि कुछ लोग, अगर उन लोगों को ही दोबारा से कोई जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिलती है तो उसको कैसे देखेंगे? फिर तो भगवान ही देखेगा, मैं क्या देखूंगा। कोई जिम्मेदारी पूरी मिल गई तो मैं किसी का नाम नहीं लिया करता। हुड्डा साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनकी अपनी समझ है, और कुछ लोग राजनीति में सोल्जर्स ऑफ फॉर्चून हुआ करते हैं, लेकिन सभी कुछ एक व्यक्ति के पास बुद्धि है, इसका प्रमाण अनेकों बार मिल चुका है। पार्टी ने पूरा विश्वास किया, सारी कमान सौंपती थी, उसके बावजूद हम नहीं कर पाए। उसमें कहीं ना कहीं संगठन की कमी। बढ़ते अगली खबर क्या, दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में इंडिया के 200 सांसदों ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार यानी आज अलग अलग पार्टियों के 200 विपक्षी सांसद एकत्रित होंगे। इससे पहले इन्हीं सांसदों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र पर सिग्नेचर किया। इस पत्र के माध्यम से विशेष संसद सत्र बुलाए जाने की मांग की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा करेंगे। राजद नेता झा ने कहा है कि मैं अपने भारत पाकिस्तान संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने का आग्रह करता हूं। उन्होंने कहा है कि नागरिक पारदर्शिता, जवाबदेही की मांग करते हैं। इसके अलावा पत्र के माध्यम से झा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भी चिंता व्यक्त की है। मनोज झा ने पत्र के माध्यम से कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से कम 12 बार भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने का श्रेय लिया है। उन्होंने अंत में कहा है कि यदि आप संसद का विशेष सत्र बुलाने से मना किया तो अविश्वास जगेगा। इसके साथ ही यह भी माना जाएगा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर स्पष्टीकरण देने से बच रही, जो देश के लिए हानिकारक है। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच